कुछ लोगों की नज़र में आप खुराफाती हैं, यानी आपको लगता है कि आप आंदोलन समस्या लाते हैं और उसके आड़ में या उसके नाम पर आंदोलन करते हैं। लेकिन कॉरपोरेट जगत ये कहता है कि आप समस्या लाइए, उसका हल भी होना चाहिए। आपकी जितने भी मांगे होती हैं, आप बात करें अगर आंदोलन जाट आरक्षण के नाम पे हो, किसान के नाम पे हो, अक्सर किसानों की मांग रहती है, गन्ना किसान की पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपका भी ताल्लुक मुजफ्फरनगर पश्चिम उत्तर प्रदेश से है। गन्ना किसान की मांग होती है कि रेट बढ़ाए जाएं। क्या आपको लगता है इसका कोई हल है? क्या ये पॉसिबल है? जो मांग की जाती है कि 400 रुपये क्विंटल हो जाए या तमाम चीज़ें हो जाएं, क्या ये सिर्फ एक मांग है, सरकार को डराने का एक तरीका है, या इसका कोई सॉल्यूशन भी है आपकी नज़र में? गन्ने में क्या है, गन्ने में चार चीज़ें गन्ने से निकलती है। गन्ने से एक निकलती है चीनी। चीनी के आधार पर हमें गन्ने का रेट दिया जाता है। गन्ने से एक निकलता है एथनॉल, उसके आधार पर हमारा रेट डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि चीनी की कमी होगी। तो अभी पिछले दिनों सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, आप एथनॉल नहीं बनाओगे आप। उसके बाद गन्ने से निकलती है खोई, जिससे बनता है प्लेटें भी बनती है, जिससे स्ट्रॉ बोर्ड भी बनता है, और जिससे बनती है कागज। उसको कई मल्टीपल है खोई के। प्लस जो गन्ने से बनता है अल्कोहल, जिसकी बोतलों को हम हज़ारों रुपए में परचेज करते हैं। और ये सब लाइसेंसिंग अलग अलग जगह पे है, इनके क्लस्टर्स नहीं है। अगर उद्योगों को इस दृष्टि से लिया जाए कि सबके लाइसेंस एक ही उद्योग को मिलेंगे और उसकी सबकी बैलेंस शीट एक होगी, तो निश्चित रूप से पूंजीपति भी कह देगा कि ठीक है, आपको हम गन्ने का रेट ज़्यादा दे सकते हैं। आपको याद होगा कि किसी ज़माने में टेलीविज़न पर बहुत चीज़ें दिखती थीं और वो वस्तुएं होती थी, लेकिन हकीकत ये है कि वो टेक्नोलॉजी होती थी, उस टेक्नोलॉजी की मार्केटिंग होती थी, और वो टेक्नोलॉजी ही कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करती थी और आपको आकर्षित करती थी। ओनिडा याद आ जाएगा, सैमसंग याद आ जाएगा, कुछ रेस में है, कुछ बाहर हो गए। राजनीति में भी आपको लगता होगा, आंदोलनों में भी आपको लगता होगा, लेकिन कई बार चेहरे हट जाते हैं और कई बार कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो माइलस्टोन कहे जा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यशपाल मलिक जी। आंदोलन की जब बात होती है, देश के अंदर आंदोलनों की बात होती है, तो जाट आंदोलन का भी लोगों के जहन में तमाम यादें ताज़ा हो जाती हैं। चाहे काफूरपुर की हो, चाहे रोहतक की हो, चाहे और चीज़ों की हो, लगता यह है कि आंदोलन अगर होता है उसका एग्रेशन क्या होता है और उसका इफेक्ट क्या होता है और उसको नोटिस कैसे किया जाता है, उसके कर्ता धर्ता, बल्कि कहा जाए उसके पूरे करने वाले यशपाल मलिक जी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ आगे की प्लानिंग, और ख़ास तौर से जैसे कि कुछ दिनों से वो एक्टिव नज़र नहीं आ रहे, लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन ये एक्टिव भी हैं। यशपाल मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आज़ाद भाई। पहला सवाल मेरा यह है कि आप जाट आंदोलन से जुड़े रहे, आरक्षण समिति जो आप बहुत एक्टिव नज़र आते थे देश की राजनीति में और आंदोलनों में, आपकी एक पहचान थी, आजकल आप खामोश हैं, क्यों? देखिए आज़ाद भाई, आंदोलन एक सतत प्रक्रिया है और वो जब तक मांग पूरी नहीं होती वो चलती रहती है। अभी आपने आंदोलन का जिक्र किया, जाट आरक्षण आंदोलन एक बहुत लंबा आंदोलन रहा। इसका आरक्षण आंदोलन का पहला फेज था, जिसमें हमने बड़ी बड़ी रैलियाँ की, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे खरड़ हो, चाहे तालकटोरा स्टेडियम हो, चाहे मेरठ की ऐतिहासिक रैली हो, चाहे 2010 की रामलीला मैदान की रैली हो, चंडीगढ़ की हो। और उसके बाद हम लोग सड़कों पे आना शुरू हुए। पहले लोगों को ये बताया भाई आरक्षण का फ़ायदा क्या है, और फिर जब लोग तैयार हुए तो उन्होंने कहा भाई ये सरकार ऐसे नहीं मांगेगी, झूठे आश्वासन देती रहेगी। तो हमने फिर सड़कों पे आना शुरू किया, और वो समय था पहली बार हम रामलीला मैदान में 8 फरवरी को सड़क पे आए, और दूसरी बार फिर हम मार्च में 2010 में ही चंडीगढ़ में सड़क पे आए, और उसके बाद 13 जून 2010 को हमने दिल्ली का पानी रोक कर सरकार को चेताने का काम किया कि अगर जाट समाज की अधिकारों की बात नहीं होगी तो निश्चित रूप से आप दिल्ली का पानी और राशन भी बंद होगा। और सरकार से वार्ता हुई, लेकिन सरकार ने उसके बाद भी जब बातों को टाल मटोल करती रही कि भाई समझौता तो हो गया, लोग घर बैठ जाएंगे। जनरली आंदोलनों में ऐसा ही होता भी है, लेकिन हम लोग उस पर दृढ़ थे। फिर हमने 5 मार्च 2011 को कापुरपुर से रेल रोको आंदोलन की शुरुआत करी, और वो आंदोलन फैलते फैलते 4 राज्यों में 15 रेलवे ट्रैक उसमें हो गए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ा, और सरकार ने हमारी बात भी सुनी।
और उसी टाइम पे 3 मई को कानून चेंज हुआ, जो समझौता हुआ था हमारा 19 मार्च को, उसमें कानून चेंज हुआ। और कानून चेंज होने के बाद उसमें बहुत लंबा समय सरकार ने लिया। राजनीतिक लोग थे, कुछ हमारे समाज के भी थे, जो नहीं चाहते थे कि भाई जाट को जो है चुनाव के टाइम पर आरक्षण दिया जाए। वो 2000 से खिंचता खिंचता 4 मार्च 2014 तक गया, वो आरक्षण मिल गया। और आरक्षण मिलने के बाद जो है लगातार लोगों ने उसके खिलाफ केस दायर करने शुरू किए। और 15 मार्च 2015 को वो जो 14 में आरक्षण मिला था वो कैंसिल हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। और उसके बाद फिर अलग अलग जगह पे जो नई जगह थी, जैसे सब लोगों ने आंदोलन की दोबारा शुरुआत करने की सोची, लेकिन 26 मार्च 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाट समाज के मौजूद लोगों को अपने घर पे बुलाया, कहा कि मैं आरक्षण दूंगा। लेकिन तब तक नवंबर दिसंबर आते आते वहाँ पे भी राजनीतिक हालात बदल चुके थे हरियाणा में। और जो लोग रोहतक, झज्जर और सोनीपत के पहले आरक्षण में, क्योंकि वहाँ हुड्डा साहब की सरकार थी जो उसमें आरक्षण में शामिल नहीं होते थे, फिर उन्होंने एक नया आंदोलन उठा दिया 2016 में। और वो आंदोलन हिंसक आंदोलन में बदल गया, जिसके ना हम कभी सहमत रहे और ना हम उसके हिमायती रहे। और उसमें 31 लोगों की जान भी गई, 18 जाट समाज के भी युवा थे उसमें जो गुजरे। और वो एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उसका 22 मार्च को उसका आंदोलन की समाप्ति हुई और सरकार ने कुछ हरियाणा की जनता से फायदे किए, लेकिन उसमें बेरुखी अपनाई। तो उसके बाद वो लोग हमारे पास आए, बहुत से जिलों के लोग, और उन्होंने कहा भाई शांतिपूर्वक आंदोलन करके जो सरकार ने मांगे माननी उसे पूरा करें। और फिर एक दोबारा ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत हुई 18 मार्च 2015 से। फिर 29 जून को धरने दिए गए। फिर उसके बाद एक लंबा बहुत बड़ा आंदोलन देश में हुआ, जो मार्च 2017 को जिसका फैसला हुआ 19 मार्च को। और वो आंदोलन शुरू हुआ 29 जनवरी 2017 से। 52 देश में धरने थे, हरियाणा में 29 जगह थे, जगह जगह प्रदर्शन चले और 52 दिन तक लगातार आंदोलन चला। और उसमें भी सरकार के मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ फैसले हुए, रिजर्वेशन का बिल भी आया जिस पर स्टे लग गया और तमाम चीज़ें हुई। और फिर हमने एक देश में नई शुरुआत करी। वो जब फैसला हो गया तो हमने सोचा भाई सरकार मांगों को पूरा करेगी, तो जाट सेवा संघ का गठन किया, जिसका पहला अध्यक्ष मैं ही था। और हमने जो चौधरी छोटूराम ने 1911-12 से एजुकेशन की शुरुआत की थी, उस मुहिम को हमने बढ़ाने का काम किया। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 50 साल में लोग अपने तो निजी इंस्टीट्यूट खोल रहे, लेकिन सामाजिक इंस्टीट्यूट एक भी नहीं बना। जबकि आप देखेंगे पहले जाट कॉलेज, एसडी कॉलेज, डीएवी कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, तमाम शहरों में आप समाज के लोगों ने 1950 से पहले, 60 से पहले तमाम लोगों ने मिलजुल के घर से, जब बहुत कमज़ोर स्थिति में कंट्री था तब भी शिक्षण संस्थाएं खड़ी की। उस मोमेंट को हम चाहते थे कि दोबारा शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका, तो अपने बच्चों को कैसे देखभाल करें। तो जाट सेवा संघ ने 25 एकड़ ज़मीन लेके और 26 नवंबर 2017 को जसिया रोहतक में छोटूराम धाम की नींव रखी। मलिक साहब, जैसे आपकी तमाम बातों से ये लगता है कि आपने अभी तक राजनीति के बजाय या तो आंदोलन या फिर सामाजिक बदलाव और ख़ास तौर से ग्रास रूट लेवल पर काम करने की कोशिश की है। लेकिन लोग जो चाहते हैं या लोग जो मानते हैं वो दिखने वाले को ही कहते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। आपने तमाम चीज़ें बताई, आंदोलन किया, ये किया, आपने एक तरह से कॉलेजेस की बात की। मुझे बहुत अच्छा ये लगा क्योंकि मुझे याद है कि मुजफ्फरनगर से लेके यहाँ तक कॉलेजेस होते थे, वो सामाजिक होते थे, अब निजी होने लगे हैं। लेकिन आप आंदोलन की उत्पत्ति हैं, आंदोलन आपकी पहचान है और आंदोलन का रास्ता राजनीति में लास्ट में जाकर रुकता है। वर्तमान राजनीति और आपके आंदोलन वाली सोच में कहाँ मैच करता है? कहाँ आपको लगता है कि आप सही ट्रैक पे हैं या कहीं आपको लगता है कि आप ट्रैक से हट गए हैं या ट्रैक आपको सूट नहीं कर रहा? देखिए, सामाजिक बदलाव पीढ़ियों में आता है। जो स्कूल 1911 में खुला उसके बदलाव 30-32 में आने शुरू हुए। हमने जो शुरुआत करी चौधरी छोटूराम धाम की, उसके बदलाव आएंगे और वे ऐतिहासिक बदलाव होंगे। भविष्य में कौम एक सबसे सशक्त रूप से उभर के आएगी। और मलिक साहब, आप उसके बाद जो आंदोलन की बात आपने की, 2018-19 तक हम लोग आंदोलन में सक्रिय रहे। जो मांग अधूरी रही थी उनके लिए धरने प्रदर्शन करते रहे
और साथ में छोटूराम धाम का काम भी चलता रहा। 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना के बाद एक लंबा किसान आंदोलन चला और किसान आंदोलन के बाद भी हम लोग तमाम अपनी चर्चा परिचर्चा सरकार से चलाते रहे, लेकिन वर्तमान में जो सरकार थी, फिर पहलवानों के साथ जो देश में हुआ, किसानों के साथ जो देश में हुआ, तो लोगों की एक आंदोलन में ये प्रतिक्रिया बन गई, भाई ये जो सरकार है, ये सरकार आंदोलनों को कुचलती है और ये सरकार जो है आंदोलनों को समझना नहीं चाहती। चाहे वो 13 महीने का किसान आंदोलन था, लेकिन हम लोग उसके बाद भी तमाम निरंतर समाज में जन जागृति का कार्यक्रम आज भी चल रहा। और पिछले 2 साल पहले ये निर्णय लिया गया, छोटूराम धाम में भी हमने अपना चेयरमैन बदला और मैं भी राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर आके प्रताप सिंह दहिया जी को जाट आरक्षण संघर्ष समिति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। और क्योंकि जो पारिवारिक राजनीतिक परिवारों की तरह ही देश में जातीय परिवार भी इकट्ठे हो रहे हैं, वे लोग हर चीज़ अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। तो मैंने ये परंपरा तय की, चाहे वो छोटूराम धाम की वहाँ 5 साल में बदलाव होगा और जाट आरक्षण में भी 5 साल में बदलाव होगा। जो लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे वे संरक्षक के रूप में काम करेंगे। तो बदलाव अवश्य है समाज में और उसके लिए मैं आज भी निरंतर काम करता हूँ। हफ्ते में 5-6 दिन काम करता हूँ। अभी मेरे साथ कुछ लोग आए थे, मेरे पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, मलिक साहब आप इसमें हमें सहयोग कीजिए, आपका संगठन व्यापक स्तर पर है और आपका अनुभव है। मलिक साहब मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगा। जी, जी। आपके इस मुद्दे पर जाने से पहले मेरे मन में कुछ सवाल थे, वो सवाल जी, जी। रह गए हैं। आप सर छोटूराम की बात करते हैं, जी जी जी। अगर बात करें आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले, जी, जी। ये एक ऐसा नाम है जिसको माइलस्टोन कहा जा सकता है देश की राजनीति में, देश की शिक्षा में और ख़ास तौर से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए। आज ये लगता है कि चीज़ें इररिलेवेंट हो गई हैं और सर छोटूराम किसी खास तबके के एक तरह से मील के पत्थर हो गए हैं, वो आज तक राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं हो पाए? इसमें क्या आपको लगता है कि आपकी तरफ से भी कोशिशों में कमी रही है? हाँ, निश्चित रूप से हमारा जो समाज है वो खेतीहर समाज है, उसको प्रचार की बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। और जैसे चौधरी छोटूराम जी की 9 जनवरी 1945 को उनका शरीर पूरा हुआ और जो पंजाब में वो सरकार चलाते थे यूनाइटेड पंजाब में, और उसके बाद उस यूनाइटेड पंजाब का बंटवारा हो गया, तो उनके अनुयायी तो सब धर्मों में थे, दलित भी उनके अनुयायी थे, मुस्लिम भी उनके अनुयायी थे। वो एक अजीब प्रतिभा थी, मतलब ऐसे लोग कभी सदियों में जन्म लेते हैं जिन्होंने धार्मिक दृष्टि से उठ के और सब चीज़ों को बैरियर तोड़ के जिन्होंने आगे शिक्षा के रूप में तरक्की की, वकालत के रूप में उन्होंने बहुत से कानूनों में बदलाव किया, राजनीतिक रूप से उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता में एक बात कही कि हम पंजाब में 58% हमारे मुस्लिम भाई है, 42% हम हिंदू हैं। जब उनको वहाँ के प्रीमियर के लिए चुना गया तो उन्होंने कहा नहीं, प्रीमियर जो है हमारा मुस्लिम भाई होना चाहिए क्योंकि वो 58% है। और उन्होंने वो परिपाटी की और उसके बाद जो प्रीमियर बने सिकंदर हयात खां, उन्होंने कहा नहीं, चाहे आप ही सारी जिम्मेदारी संभालेंगे, मैं केवल आपका प्रतिनिधि रहूँगा। वो एकता थी और उस टाइम पे जो आंदोलन चले हुए थे देश को बंटवारे के, उसका उन्होंने विरोध किया और जिन्ना जैसे आदमी को भी उन्होंने लाहौर छोड़ने को मजबूर किया। मलिक साहब एक सवाल दूसरा, जैसे कि आपकी पहचान है कि आप आंदोलनकारी हो, अगर बात करें सरकारों की नज़र में और कुछ लोगों की नज़र में आप खुराफाती हैं, यानी आपको लगता है कि आप आंदोलन समस्या लाते हैं, उसके आड़ में या उसके नाम पर आंदोलन करते हैं, लेकिन कॉरपोरेट जगत ये कहता है कि आप समस्या लाइए, उसका हल भी होना चाहिए। आपकी जितने भी मांगे होती हैं, आप बात करें अगर आंदोलन जाट आरक्षण के नाम पे हो, किसान के नाम पे हो, अक्सर किसानों की मांग रहती है, गन्ना किसान की पश्चिम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपका भी ताल्लुक मुजफ्फरनगर पश्चिम उत्तर प्रदेश से है, गन्ना किसान की मांग होती है कि रेट बढ़ाए जाएं। क्या आपको लगता है इसका कोई हल है? क्या ये पॉसिबल है? जो मांग की जाती है कि 400 रुपये क्विंटल हो जाए या तमाम चीज़ें हो जाएं, क्या ये सिर्फ एक मांग है, सरकार को डराने का एक तरीका है, या इसका कोई सॉल्यूशन भी है आपकी नज़र में? देखिए, आज़ादी के बाद जब आप देखेंगे, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे इससे पहली हो, चाहे अभी जो सरकार आने का दावा कर रही है वो हो, एक देश में गरीब और पूंजीपति के बीच में बंटवारा किया गया कि ये आपका शोषण करता है। शोषण करता है तो सरकारें उसका हल करें, कैसे शोषण करता है बगैर सरकार की मदद के। इसी तरह से गरीब और अमीर के बीच की खाई पाटी गई। तो जो चीज़ें बैठ के हल होनी थी, जैसे गन्ने की समस्या आपने कही, गन्ने में क्या है, गन्ने में 4 चीज़ें गन्ने से निकलती है। गन्ने से एक निकलती है चीनी, चीनी के आधार पर हमें गन्ने का रेट दिया जाता है।
गन्ने से एक निकलता है एथेनॉल, उसके आधार पे हमारा रेट डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि चीनी की कमी होगी तो अभी पिछले दिनों सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, आप एथेनॉल नहीं बनाओगे। आप उसके बाद गन्ने से निकलती है खोई, जिससे बनता है प्लेटें भी बनती है, जिससे स्ट्रॉ बोर्ड भी बनता है और जिससे बनती है कागज। उसको कई मल्टीपल है खोई के, प्लस जो गन्ने से बनता है अल्कोहल, जिसकी बोतलों को हम हज़ारों रुपए में परचेज करते हैं। और ये सब लाइसेंसिंग अलग अलग जगह पे है, इनके क्लस्टर्स नहीं है। अगर उद्योगों को इस दृष्टि से लिया जाए कि सबके लाइसेंस एक ही उद्योग को मिलेंगे और उसकी सबकी बैलेंस शीट एक होगी, तो निश्चित रूप से पूंजीपति भी कह देगा कि ठीक है, आपको हम गन्ने का रेट ज़्यादा दे सकते हैं। ऐसे ही गेहूं का रेट है, गेहूं के रेट पर जब आप बात करेंगे, हमने गेहूं पैदा कर दिया, आईटीसी का आटा पैक हुआ और वो आटा 20 रुपये के बदले 40 रुपये बिकना शुरू हुआ। या तो आप 40 रुपये पे जो आपने जीएसटी ली है उसको आप किसान को कंपनसेट कीजिए। तो जो कंपनसेशन जो प्रॉपर, और जो हमारे फार्मर लीडर्स हैं, फार्मर लीडर्स में भी मैंने एक कमी देखी है कि वे संघर्ष तो सड़कों में बहुत करते हैं, झगड़ा बहुत करते हैं, किसान के बचाव की बात करते हैं, लेकिन उनको कुछ एक्सपर्ट उनके साथ नहीं। अगर वे उन एक्सपर्टों का सहारा ले लें, अपना प्रेजेंटेशन उद्योगपति के उसके बीच में कम्युनिकेशन बना के रखे, सरकार, उद्योगपति और किसान, अगर तीनों को क्लस्टर सिस्टम में बांट के, देश में हर चीज़ का क्लस्टर है, चने के 3 क्लस्टर है, टमाटर के भी क्लस्टर है, अदरक के भी क्लस्टर है, मिर्च के भी क्लस्टर है, तो जो चीज़ें हमारे देश में उगाई जाती है उनकी प्रॉपरली अगर हम क्लस्टर सिस्टम पर काम करना शुरू करें तो देश के किसानों की स्थिति बदल सकती है। मलिक साहब, जैसे आपने एक बात कही, इससे एक नई बात सामने आई है। कई बार आपका आलू जो है किसान का, वो धड़ियों में जाता है, बल्कि बोरियों में जाता है, लेकिन जब वो चिप्स बन के आता है तो वो ग्राम में बिकता है। ये कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि किसान को उस प्रॉफिट में शेयरिंग दी जा सके? यकीनन टेक्नोलॉजी की वजह से उसके रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या किसान जो मेन उत्पादक है उसको इसका लाभ मिल सकता है? कोई ऐसा? देखिए, लाभ में क्या है, ये नेता पे निर्भर करता है। आज हमारा जो आलू का एरिया है, किसान को होल्डिंग के लिए बोला जाता है, किसान की कैपेसिटी आलू की होल्डिंग की नहीं है। होल्डिंग करेगा उसको कोल्ड स्टोर में व्यापारी को पूंजी मिल जाएगी बैंक से कि भाई मैंने इतने अमाउंट की होल्डिंग की है, ये मुझे पूंजी दे दी जाए, उसमें नफा नुकसान व्यापारी झेलेगा। अगर ये किसान को, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी ये प्लानिंग हो कि हमारे देश का कितना आलू किस टाइम पे आता है, किस देश में, दुनिया में बहुत सी जगह आलू भी एक्सपोर्ट होता है हमारा, किस देश पे कब कब कंजप्शन होता है। जैसे अभी प्याज पे प्रतिबंध लगा दिया, पीछे चीनी पे प्रतिबंध लगा दिया, तो जब आप प्रतिबंध लगा दोगे, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड है, तो आप अपने देश के लिए उस किसान का क्यों पेट काटते हैं? अगर आपने किसान का भाव एक्सपोर्ट से ज़्यादा मिल सकता है तो आपको जो फूड सब्सिडी यहाँ आप कंज्यूमर को दे दीजिए, उसमें उसकी गर्दन पे, किसान की गर्दन पे चाकू चला के आप उपभोक्ता को वो देते हैं, रिलीफ देते हैं कि भाई हम ये चीज़ महंगी नहीं होने देंगे। अरे भाई, किसान को कभी कभी ये मौका मिलेगा, उसकी फसल के दाम अच्छे मिलेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पे बहुत गहन अध्ययन की ज़रूरत है और सरकारों का ध्यान होने की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे एक मित्र ने बताया कि जब चौधरी देवीलाल जी प्रधानमंत्री थे तो कपास के रेट बहुत गिर गए। तो उन्होंने किसी से पूछा, उनके मित्र थे, भाई ये कपास के रेट बहुत गिर गए। बोला जी आपके पास तो कपास का सेक्रेटरी होता है, आपके डिपार्टमेंट में वो कृषि मंत्री भी थे तब। उन्होंने कहा अरे मुझे ये पता ही नहीं। उन्होंने उसको बुलाया, उन्होंने कहा भाई ये कपास एक्सपोर्ट करो आप। वो कहने लगे जी एकदम से कैसे होगी? उन्होंने कहा कि आप अपना रिजाइन लिया, मैं किसी और को रख लूँगा कपास सेक्रेटरी। और 15 दिन के अंदर अंदर भाव बढ़ के कपास एक्सपोर्ट होने लगी, उस पर सब्सिडी दी जाने लगी। जब तक वहाँ पर लोग बैठे हुए, लोग आपके नहीं होंगे और वे लोग बंद कमरों में एसी में बैठ कर रणनीतियाँ बनाएंगे, तब तक किसान का, मजदूर का, छोटे दुकानदार का शोषण होता रहेगा। और जिस तरह से ये हो रहा है, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लोग जिस काम को करते हैं, मैंने जाट आरक्षण आंदोलन चला तो मुझे इसके डेटा पर जाना पड़ा, मुझे इसमें पढ़ना पड़ा, मुझे और बहुत काम करने पड़े, देश में भागदौड़ करनी पड़ी। तो जब तक हम लोग, हमें, क्योंकि जब हम अपना आंदोलन मांगने जाते थे तो हमारी मीटिंग कैबिनेट सेक्रेटरियों से होती थी, सेक्रेटरी से होती थी और तमाम लोगों से होती, तो हमें उनका जवाब भी देना पड़ेगा कि हमारा राइट क्यों है। लेकिन जो मलिक साहब, मैं आपने जो सब्जेक्ट छेड़ा है, मुझे लगता है इस पर एक विस्तार से अलग एक इंटरव्यू करना पड़ेगा, किसानों की समस्या को खास तौर से लेके। लेकिन
मैं एक तो उस पर अलग से बात करूंगा। मेरा सवाल यह है कि आप आंदोलन की उत्पत्ति हैं, आपके जहन में आंदोलन ही चलते रहते हैं। जी जी जी। और आपकी जो छवि एक ज़माने में ऐसी बनी कि आपने तो ट्रेन रोक दी पूरे देश की, मेरे ख्याल में 20-22 दिन, कितने दिन आप पूरे देश की वहाँ की 22 दिन ट्रेन बंद रही, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और आपको बाकायदा एक तरह से ये लगने लगा था कि आप ना लखनऊ वाले को दिल्ली आने देना चाहते हैं, ना दिल्ली वाले को लखनऊ जाने देना चाहते। अभी भी आप शांत भले ही लोगों को लग रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। अभी आप जिक्र कर रहे थे कोई नया आप मसाला लेके आ रहे हैं। मसाला मेरा मतलब हम मीडिया वालों के लिए मसाला, आप किसी और नए आंदोलन की शायद रूपरेखा बना रहे थे जिस पर चर्चा कर रहे थे। मैं जिस काम में लगा हुआ हूँ बहुत बड़ा काम है जाट समाज का, क्योंकि जहाँ जो जाति मेजोरिटी में होती है वो गाइडेंस तय करती है। जब जाट स्कूल खुला मेरे गांव में 1944 में, तो उसमें हर जाति का आदमी पढ़ा, मेरे गांव का मुसलमान भी पढ़ा, दलित भी पढ़ा, सब पढ़ा। आप इस्लामिया इंटर कॉलेज आप जाओगे मुजफ्फरनगर में तो क्या उसमें आप मेरिट में जाओगे तो उसमें सब धर्म के लोग पढ़ते थे। तो ये मेरा ये कहना है कि मैं सामाजिक बदलाव के लिए हूँ। आंदोलन भी आपने जो रेल रोकने का आंदोलन किया, पानी का आंदोलन क्या आग्रह किया, क्या मैं कहीं हिंसा हुई? मैंने सबक ले लिया 2010 में सुनील सोरान की डेथ के बाद, उसकी शहादत के बाद, कि मैं अब कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं करूँगा जो सड़क पे हो, जहाँ दुर्घटना होने की संभावना हो। रेल इसलिए रोकी गई कि एक अल्टरनेट खुला रहता है, बस से बैठ के आप लखनऊ जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं। और सरकार के साथ अगर हम कोई ऐसा एजिटेशन करें जिससे दूसरे के पास अल्टरनेट रूट हो। अगर आप सड़क रोक रहे हैं तो रेल अल्टरनेट रूट नहीं है, क्योंकि सब जगह रेल नहीं जाती। तो फिर हमने ये निर्णय लिया कि हम जिस तरह के आंदोलन करेंगे उससे कम से कम डिस्टर्बेंस तो होगा, जिसका रिजर्वेशन है उसको डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन कम डिस्टर्बेंस में हम अपनी मांग कैसे सरकार को पहुंचा पाए। और जो आपने कहा कि भाई आपके पास, मेरे पास बहुत दिनों से कुछ लोग आ रहे थे, वे ये कहते भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग होना चाहिए। मैंने कहा निश्चित रूप से होना चाहिए। हमारे मित्र सतपाल चौधरी जी, सुधीर जी, यादव जी, एडवोकेट यादव जी, ये सब लगे हुए हैं, लेकिन और भी कई लोग लगे हुए हैं जो इस काम में लगे हुए। तो कभी हमारे पास एक हमारे मित्र विनय बंसल जी आए, उन्होंने कहा भाई मलिक साहब मैं उस मूवमेंट को 100% जो मेरे पास ज्ञान है, बिना हिंसा कैसे मूवमेंट चली जा, क्योंकि ये बहुत लेजिटिमेट डिमांड है। 25 करोड़ का हमारा प्रदेश है, 140 करोड़ का देश है, जिसमें 30 से ज़्यादा प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज है। तो कहाँ हम खड़े हैं, किस किस जगह हम खड़े, कहाँ अपने न्याय के लिए हम जाते हैं, तो उन चीज़ से हम भी परेशान हैं। अगर मुझे भी कोई बात करनी हो अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर से, तो वो ये बात थोड़ा करेगा हमसे। वो कहेगा ठीक है, मुजफ्फरनगर के रहने वाले क्या है यार, डीएम को बोलेगा यहाँ आने ही मत देना लखनऊ, कैसे आ जाएगा आदमी। ऐसे टिकैत साहब के साथ हुआ, लखनऊ प्रदर्शन करने जाते, रास्ते में रेल में अरेस्ट कर लिए जाते। तो ये तमाम चीज़ें हैं। गवर्नेंस लोकल हो, और लोकल गवर्नेंस में इस प्रदेश के 4 हिस्से हो, कम से कम 4 हो, मैं तो कह रहा हूँ 5-6 कर दो। 80 सीट है, 6-7 सीट के। मलिक साहब जब ज़मीन पे बात होती है और कागज़ों में बात होती है, बड़ी अच्छी लगती है। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब हम जर्नलिज्म में आए थे, तो बड़े आंदोलनों में एक आंदोलन ये भी होता था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो हाईकोर्ट की बेंच है वो अलग होनी चाहिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग होना चाहिए। 2 नाम लूँगा, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी का, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नाम पर बकौल किसी के राजनीति चलाते रहे, गमछे की तरह उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। सॉरी टू से, मतलब मैं पत्रकारिता की भाषा में कह रहा हूँ कि जब उनको गर्मी लगती थी तो वो सिर पे रख लेते थे, जब बिछाना होता तो नीचे बिछा लेते थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं बना। कई वकील ऐसे थे जो उस आंदोलन में रहते थे, वो कुंवारे थे, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चों की भी शादी हो गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए हाईकोर्ट की बेंच आज भी सपना बनी हुई है। आंदोलन या मांग प्रैक्टिकल हो और वो फिजिबल हो कि वो हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये भी देखना होगा। ज़रूरत ज़रूर है मेरठ का आदमी या मुजफ्फरनगर का आदमी या गाज़ियाबाद का आदमी अपनी ग्रीवेंस लेके लखनऊ या इलाहाबाद जाए, वो मेरठ जाने लगे या कहीं और जाने लगे आसपास, वो एक अच्छी बात है। क्या आपको लगता है इसको करना कितना पॉसिबल है, और आपके पास कोई रूट, ऐसा कोई रोड मैप है जो कहा जा सकता है? क्योंकि केवल हंगामा खड़ा करना या हंगामे को खड़ा करने से पहले, आंदोलन करने से पहले उसका कोई हल भी निकालना, कॉर्पोरेट जगत ये कहता है कि समस्या के साथ उसका हल भी होना चाहिए। देखिए, ये मांग 1953 की है, इस पे बार बार कमेटियां बनी, बहुत लोगों ने, राजनीतिक लोगों का मैं नाम नहीं लूंगा, सबने इस पर ओटियासे की। क्योंकि कोई भी आंदोलन राजनीतिक रूप से जब चुनाव आते हैं तो वो अपने समीकरण देखता है।
उसको पूरब की भी वोट चाहिए, उसको पश्चिम की भी वोट चाहिए, उसको दूसरी चीज़ें चाहिए, तो वो उस आंदोलन को उठा के अलग रख देता है। जैसा आपने बताया, कभी उछाल लिया, कभी बिछा लिया, कभी उड़ लिया। तो लेकिन यहाँ अगर इसमें कुछ सामाजिक लोग, जिम्मेदार लोग इस काम को करें, ये लेजिटिमेट डिमांड है। 80 सीट का आदमी, 25 करोड़ की जनसंख्या, इतने बड़े प्रदेश, जो छोटे, हमसे छोटे प्रदेश थे, उनका डिवीजन हो गया, आंध्रा तेलंगाना बन गया, झारखंड बन गया, बिहार से प्रदेश अलग हो गया, छत्तीसगढ़ बन गया, उत्तराखंड बन गया, ये तमाम छोटे, पंजाब के 3 प्रदेश बन गए, हरियाणा बन गया, पंजाब बन गया, हिमाचल बन गया। ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि जो देश में ना हुई और हमने एक नया हासिल किया, करना चाहते हो। ये डिमांड ऐसी है कि जो लोग इसको लेके चले, वे जिम्मेदारी के चले। मैंने उनको ये विश्वास दिलाया कि मेरे पास जो संगठनात्मक क्षमता है, मेरे पास जो संसाधन है, मैं आप लोगों की मदद करूंगा, लेकिन लीड नहीं करूंगा। लीड इसलिए नहीं करूंगा कि मेरी जाति का काम बहुत अधूरा है। वो उसका एजुकेशन के मामले में अधूरा है, उसकी एकता के मामले में अधूरा है, उसका रिजर्वेशन अधूरा है। लेकिन मैं अपनी जाति को ये कन्विंस करूंगा, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश बन जाएगा, मुकदमा तो हो सकता है एक जिले में 10,000 लोगों के साथ हो, वो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, उसको 10,000 लोगों को जाना पड़ेगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम तो उस देश की जनसंख्या के पास है। पटवारी काम नहीं करेगा, दूसरा काम नहीं करेगा, अधिकारी कहीं से पूरब से आएगा, वो सुनेगा नहीं, उसका मंत्री वहाँ बैठा होगा। जब ये क्षेत्रीय आदमी हो जाएगा, 26-27 जिले इस क्षेत्र में है, कोई मंत्री मुरादाबाद का होगा, कोई मुजफ्फरनगर का होगा, कोई गाजियाबाद का होगा, कोई बदायूं का होगा, कोई बरेली का होगा, तो वो उसकी मजबूरी है सुनना, क्योंकि उसको यही सुनना। अब उसको हमसे थोड़ा वोट लेनी है। अगर वो अगर बिजली यकीनन मलिक साहब, जो बात आप कह रहे हैं, यकीनन ये बात हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात होगी, और एक सपना पूरा हो जाएगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग हो जाएगा, तो ये बड़ी बात हो जाएगी। हमारी दुआ है कि आपका आंदोलन चले न चले, लेकिन सरकार इस समस्या पर ध्यान दे और आपकी इस मांग को, जनता की इस मांग को ज़रूर सुने। आपसे बात करने का बड़ा एक तरह से मन था, टॉपिक बहुत लंबा है, किसान आंदोलन भी है और चीज़ें भी हैं, किसानों की MSP भी है, लेकिन चूँकि वक्त बहुत कम है और ड्यूरेशन भी बहुत हो गया है, आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।